लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी शेप ऑफ ऑर्बिटल पे। सबशेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और सबशेल किस तरीके के होते हैं, एस पी डी एफ, है ना, 4 की बात हो रही थी। तो एस में सबसे पहले आपको सिखाया गया था कि किस तरीके का होता है, स्फेरिकल होता है ना। स्फेरिकल का मतलब है कि आपके स्फेयर फॉर्म में सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। एस को तो सिंपली ऐसे ही बताया था आपको। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एस कैसा होगा, स्फेयर शेप में होगा, है ना। स्फेयर शेप का मतलब है इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी है, इधर भी है, सारे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। इसीलिए जो एस ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल होती है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सभी डायरेक्शंस में होता है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल। जहां पे आपने एस लिखा है वहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इट इज नॉन डायरेक्शनल। लिखा हुआ है ना आपने। एस ऑर्बिटल जहां लिखा हुआ है, एस सबशेल की बात कर रहे हैं, उसमें एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉन डायरेक्शनल। पी की अगर बात करो तो पी में आपको सिखाया था, 3 आपको देखने को मिलेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसमें अगर देखो तो आपको सिखाया कि भाई एक पर्टिकुलर, अगर पी एक्स की बात कर रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, तो ये इस पे ही प्रेजेंट होगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ये पी एक्स पे ही प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे पी एक्स, पी वाई और पी जेड किस तरीके के हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल हो गए, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। पी वाई की अगर बात करते हो, अगर ये वाई एक्सिस है तो पी वाई इस पे होगा। अगर जेड एक्सिस की बात करो, पी जेड की बात कर लो, तो पी जेड किस एक्सिस पे होगा, आपका जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब पी वाई और पी एक्स और पी जेड जो है वो आपके एस ऑर्बिटल की तरह नॉन डायरेक्शनल ना हो करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी। एक्स में एक्स एक्सिस पे, वाई में वाई एक्सिस पे, और जेड में कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे है। ये आप लोग लिख चुके हैं, वहां पे बस नोट कर लीजिएगा, दीज आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन। हम्म हम्म लास्ट की नहीं डाले हैं क्या नोट्स, डाल दिए होंगे, नहीं डाले होंगे तो आज डाल। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डी ऑर्बिटल्स की, कि डी आपको 5 तरीके के ओरिएंटेशन में दिखाई देगा। 5 टाइप्स का ओरिएंटेशन इसमें दिखेगा। एक को हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे को बोलेंगे डी जेड स्क्वायर, तीसरा होगा डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स वाई, है ना। अगर आप लोब्स को देखो तो डी जेड स्क्वायर में लोब आपको कैसे दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, और एक रिंग होती है, इस पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से रिंग है, इस पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। फ्लैट इस तरीके की रिंग होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन केवल प्रेजेंट होगा एक्स वाई एक्सिस पे। किस पे प्रेजेंट होगा, एक्स वाई एक्सिस पे। आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उन ऑर्बिटल्स को आप पिक कीजिए जिसमें एक्स वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे ऑर्बिटल्स को आप पिक कीजिए जिसमें कि किसी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। मतलब उनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। 2 टर्म यूज किया जाता है, एक टर्म होता है एक्सियल ऑर्बिटल और दूसरा होता है नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब है कि किसी एक्सिस पे प्रेजेंट हो,
इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हो, एक्सिस पे हो, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, किसी पे भी हो सकती है ना, दो पे भी हो सकती है ऐसा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम क्या बता रहे हैं, एक्स पे है और किस पे है, वाई पे है। तो ऐसे ऑर्बिटल को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को किस कैटेगरी में रखोगे, एक्सियल की कैटेगरी में रखोगे। नॉन एक्सियल वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, नॉट ऑन एक्सिस, एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी होती है, और इसमें अगर हम बात करें डी वाई जेड है जैसे, है ना, तो डी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, क्या बताओगे आप, किस किस एक्सिस, किस किस एक्सिस, अगर लिखा है डी वाई जेड नाम तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वाई और जेड एक्सिस के बीच में अराउंड 45 डिग्री पे, वाई और जेड एक्सिस के बीच में कहाँ पे होगा, अराउंड 45 डिग्री पे। मान लो तुम बोलते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में कहाँ पे होगा, 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये एक्सिस पे नहीं है, तो एक्सिस पे अगर नहीं है तो उसको आप क्या बोल देते हो, नॉन एक्सियल। तो डी में अगर कैटेगराइज करो तो आप डी एक्स वाई को, डी वाई जेड को और डी एक्स जेड को आप कह सकते हो नॉन एक्सियल। क्लियर है पॉइंट, ये नोट कर लीजिए, एक्सियल कौन से है, नॉन एक्सियल कौन से। ऑब्जेक्टिव में इन पे क्वेश्चंस बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, एक्सियल ऑर्बिटल एंड नॉन एक्सियल। जैसे मान लो हमने पहले वाले ऑर्बिटल को लिखा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको लिख दें डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो उसका मतलब हम ये निकालेंगे कि वाई एक्सिस पे होगा और जेड एक्सिस पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस पे है, तो अगर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर सपोज अगर हम लिखते हैं कहीं पे किसी ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो वाई पे होगा और किस पे होगा, एक्स पे होगा, दो पे लोग होंगे, वाई पे और जेड पे, अगर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब एक बात आती है, नोड की बात करते हैं हम लोग, और एक टर्म होता है नोडल प्लेन। नोड की बात करेंगे और एक टर्म होता है नोडल प्लेन। नोड का मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट, नोड का मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो, फाइंडिंग ऑफ probability of finding electron is zero। ऑर्बिटल उस प्लेस को कहते थे, उस एरिया को कहते थे, उस 3D स्पेस को कहते थे जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्स थी, मैक्सिमम थी। और नोड क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ही नहीं, ये बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड।
अब अगर एटम में कोई ऐसा प्लेन है जहां पे उस प्लेन पे प्रेजेंट नहीं है, मान लो कोई प्लेन है बीच में कोई ऐसा जिसपे इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसको हम लोग कह देते हैं नोडल प्लेन, है ना। ये तो पॉइंट है, ये क्या है, प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। किसी प्लेन पे अगर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको क्या बोल दोगे आप, नोडल प्लेन। अब ये जो लास्ट वाला डायग्राम है इसको देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पे देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली ये क्या बताई गई है, वाई एक्सिस, है ना। इसको मान लो जेड मान लिया, ठीक। तो इसमें दो प्लेन दिखाए गए हैं, एक ये दिख रहा है आपका ग्रीन कलर और एक ये कैसा दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है। इसको कुछ विजुलाइज कर पा रहे हो क्या आप, कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं ये, कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं ये, कुछ विजुलाइज कर पा रहे हैं आप। ये YZ है, तो YZ में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में, है ना। Y और Z पे ना होकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, Y और Z के बीच में है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का लोब कहाँ दिख रहा है, ये अगर Y एक्सिस है ऐसे और Z एक्सिस ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे है बीच में, इधर है, ठीक है। तो अगर इस प्लेन को देखो, ग्रीन वाले को देखो, तो ग्रीन वाला जो है प्लेन ये किससे किससे बन रहा है, एक तो ये एक्स एक्सिस इसमें काउंट हो रही है और दूसरा कौन सी एक्सिस काउंट हो रही है, जेड एक्सिस काउंट हो रही है। यानी कि ये जो ग्रीन वाला प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक। ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, ये प्लेन जो बना हुआ है, इस प्लेन को अगर देखो तो ये ऐसे है बीच में, तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को कवर कर रहा है, यानी ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन। दूसरे वाले ब्लू वाले को अगर देखो आप तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा आपका, इसमें अगर देखो तो ये एक्स है और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन को डिनोट कर रहा है। मतलब अगर वाई जेड की बात कर रहे हो तो इस ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन बनेंगे एक्स जेड एंड एक्स वाई। जो आपका ऑर्बिटल है उसके अलावा जो प्लेन बनेंगे उसके हिसाब से देख लो, वाई जेड इसमें है तो एक्स जेड जो होगा इसके लिए नोडल प्लेन बनेगा, मतलब एक्स जेड में इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और एक्स वाई प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के लिए दो दो प्लेन ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इस पे कौन सा बन जाएगा, इस पे अगर देखो तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा और डी वाई जेड बन जाएगा नोडल प्लेन। इसके लिए अगर देखो ये एक्स और वाई के बीच में है तो इसके लिए कौन सा बन जाएगा नोडल प्लेन, इसके लिए अगर हम नोडल प्लेन की बात करें तो इसके लिए नोडल प्लेन बन जाएगा वाई जेड और एक्स जेड, है ना। तो यानी कि इन सब के लिए नोडल प्लेन बन गई है, क्लियर है बात। वो वाला एक्स और वाई में है, ये वाला कहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन को कवर करेगा, एक्स में भी है और वाई में भी है तो एक्स वाई प्लेन को कवर करेगा। तो इसमें नोडल प्लेन की अगर बात करो तो कहाँ पे मिलेगा,
इसमें नोडल प्लेन की अगर बात करो तो मिलेगा क्या नोडल प्लेन? जेड एक्सिस पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर उस तरीके से बनाओगे वाई जेड एक्स जेड इस तरीके से लोगे तो वाई में भी इलेक्ट्रॉन है और एक्स में भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो कॉम्बो नहीं बनेगा। केवल ये वाली एक्सिस ऐसी होगी, केवल ये एक्सिस ऐसी होगी जिसपे कि इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्लियर है बात? तो ये नोट कर लीजिए, छोटे छोटे से पॉइंट है किसके लिए नोडल प्लेन क्या है। जेई मेंस में ऑर्बिटल डायग्राम बना के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए उसकी समझ होनी चाहिए आपको, और ऐसे तो आ ही जाता है। हाँ? तुम लोग नोट्स लेके नहीं आते? मैम लिखे हैं पर कॉपी करते। एक दिन सब लोग अपने नोट्स भी दिखा दो कितने कंप्लीट किए आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में सब लोग अपने नोट्स ले आना, देख लें आप लोगों ने कितने कंप्लीट किए। नोट हो गया? नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे। और क्या बोला मैंने? तो लिखना तो पड़ता ही है ना ऐसे। आराम से क्यों लिखना है? आराम करेंगे तो फिर हो गया। कितना लिख रहा है ये? क्या लिख रहे हो? जल्दी करो। लिख लिया? अच्छा, अब हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्वांटम नंबर। इंपॉर्टेंट है, सवाल खूब आता है। क्वांटम नंबर है ना, जो आपको एक मॉडल बताना रह गया था स्क्रोडिंजर का मॉडल, उससे ही उसकी एक इक्वेशन है, उससे ही निकाला गया इन क्वांटम नंबर्स को, है ना। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला गया और उस सॉल्यूशन से हमें 3 नंबर्स पता चले इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस देंगे, आपको पूरा पता बताएंगे, है ना। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की चार तरीके की क्वांटम नंबर होती है, 3 बताई गई है स्क्रोडिंजर की इक्वेशन से निकाली गई है, 3 के बारे में उससे पता चला है, एक और एडिशनल और होती है, तो 4 तरीके के क्वांटम नंबर हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल आपको पता लग जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको किसी का एड्रेस पता करना है, तो पहले आपको पता हो कि भाई कहाँ पे है, किस सिटी में है, किसी सिटी में है तो किस एरिया में रहते हैं। फिर एरिया भी आपको पता है तो आपको क्या पता होना चाहिए? हाउस नंबर पता होना चाहिए, है ना। अगर हाउस नंबर में भी फ्लोर हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फ्लैट्स हैं, तो नंबर से तो खैर पता ही चल जाता है, पर अगर फ्लोर पे भी अलग अलग कुछ डिस्टिंक्शन है तो उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल पता होगी, तभी आप किसी एक पर्सन को लोकेट कर पाएंगे, है ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन को जानने के लिए इलेक्ट्रॉन
कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, 4 क्वांटम नंबर्स पता होनी चाहिए, जिनको हम डिनोट करते हैं N, L, M और S से। अभी एक एक करके पढ़ेंगे चारों, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, N, L, M, S। आपने ये कर रखा है ना, तो अब क्वेश्चंस करके अलग से क्वेश्चंस मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि ये सब तो कर रखा है ना, तो वो रिपीटेड सा लगता होगा ना। 3 नंबर्स। हाँ, तो वो लिख उसको, मैं भी केवल उसका कोई सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, उसका सोल्यूशन हायर क्लासेस में, स्क्रोडिंजर का जो सोल्यूशन है ना, वो हायर क्लासेस में। अरे लक्ष्य, क्या बातें कर रहे हो, इतनी क्या बातें कर रहे हो? अच्छा, हाँ, नहीं उसके मैं ग्राफ बताऊंगी, जो ग्राफ अपने जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बताऊंगी, ग्राफ को डिस्कस करूंगी। लेकिन बाकी जो उसका एक्सप्लेनेशन है ना, वो अपने काम का नहीं है, काम का नहीं है, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर। सबसे पहले हेडिंग डालिए एन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम। एन आपका बताएगा शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस ऑर्बिट में है। शेल और ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देगा। अगर एन आपको पता है तो आपको पता है कि वो किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको पता है शेल नंबर, आपको पता चल जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो ये वाले फॉर्मूला से, है ना। तो एनर्जी भी आपको पता लग जाएगी। अगर आपको एन पता है तो आप उसकी रेडियस भी निकाल सकते हो। क्या था फॉर्मूला, एन स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी भी काउंट कर सकते हो, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, किस शेल में घूम रहा है, किस में प्रेजेंट है। उससे हमें पता चलेगा उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसकी रेडियस। बोर मॉडल से सारी चीजें बताई गई थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी नील्स बोर ने ही बताया, है ना। इसके बारे में बताया किसने था, नील्स बोर ने ही बताया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी हमको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड वाली है आपकी, सेकंड क्वांटम नंबर है आपका, एल से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड वाली को क्या बोलते हैं हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है आपको कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा आपको, सबशेल की इंफॉर्मेशन। और सबशेल में मेजर वे में आपको क्या सिखाया मैंने, एस पी डी एफ की बात करेंगे, है ना। एस सबशेल में है इलेक्ट्रॉन, या लगातार क्या बात कर रहे हो काव्या, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, अब खड़े होके लिखना। अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है तो एल की वैल्यू
इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है। अगर p सब शेल में है तो l की वैल्यू 1 होगी। अगर d सब शेल में है तो l की वैल्यू 2 होगी। अगर f में है तो l की वैल्यू क्या आती है 3। l की फिक्स वैल्यूज हैं। s सब शेल का इलेक्ट्रॉन है तो 0। sp-df सब शेल लास्ट क्लास में बताया था, अब तुम अलग से पूछना। हाँ, L 0 1 2 3 ऐसे याद रखेंगे। sp-df इसी सीक्वेंस में, है ना। अब s की बात हो रही है तो ऑर्बिटल कौन सा मिलेगा आपको, स्फेरिकल मिल जाएगा। p की बात हो रही है तो ऑर्बिटल कौन सा मिलेगा आपको, px मिल सकता है, py मिल सकता है, या कौन सा मिलेगा आपको, pz मिल सकता है ना। D की बात हो रही है तो D में कौन कौन से मिल सकते हैं, dxy मिल सकता है, dyz मिल सकता है, dzx मिल सकता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल सकता है, और कौन सा मिल सकता है, dz स्क्वायर मिल सकता है ना। तो L की वैल्यू जो है वो क्या बता रही है, सबशेल के बारे में बता रही है। अगर हम लोग उसको याद करें, क्या बोलते थे हम लोग, नील्स बोर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने क्या सिखाया था आपको, कि अगर आप निकालते हो एमवीआर को क्या कहते थे, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है तो कैसे निकालते थे, एमवीआर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। अगर L की वैल्यू आपको मालूम है, L के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अलग तरीके का है ये। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू आती है h अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल एल प्लस 1, h अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल एल प्लस 1। अगर L की वैल्यू मालूम है आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ एल एल प्लस 1। ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है 3D में, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए तो क्या वैल्यू आएगी, 3D में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जल्दी से बताइए। डी में इलेक्ट्रॉन है ना, जल्दी से निकालिए, लिखा हुआ है ना, एल की वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ, डी डी मतलब डी डिनोट करना है। निकालो क्वेश्चन, क्या एल 3D में इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो एल की वैल्यू डी में कितनी होती है, अभी तक सिखाया है लेफ्ट हैंड साइड में 2, तो 2 वैल्यू रख के निकाल दीजिए आंसर, h अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 2 प्लस 1, यही करेंगे ना, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो रूट 6 बन जाएगा, रूट 6 h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। 3D के लिए, t के लिए l की वैल्यू क्या लेंगे, 2 ले लेंगे,
तो 2 ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, h/2 तो वैसे ही रहेगा, ये 2 हो गया, 2 + 1, तो ये आ गया आपका √6 और ये क्या बन गया, h/2 √6 h/2। कोई समस्या? तो इलेक्ट्रॉन जिसमें उसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, उसके साथ से एल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल दिया 4f का, तो f के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 के साथ से निकालेंगे। पूरी वैल्यू ऑप्शन में अगर देंगे आपको वैल्यू निकालनी, इन जनरली क्वेश्चन में h/5 चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एम की, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन से पता चला शेल के बारे में, एल से पता चला सब शेल के बारे में, एस है, पी है, डी है, एफ है, उसके उसके बारे में पता चला। अब एम से आपको पता चलता है ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक वर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का मतलब है कि सबशेल आपको पता चल गया एस पी डी एफ, है ना। तो एस में तो केवल एस ही होता है, पी में 3 तरीके के देखने को मिलते हैं आपको, पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड है, उसके हिसाब से एम की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आप पता लगाओगे कि ऑर्बिटल कौन सा है, एक्स डायरेक्शन वाला है कि वाई डायरेक्शन वाला है कि जेड वाला है। मतलब एम की वैल्यू ये डिनोट करेगी, ये डिसाइड करेगी कि ऑर्बिटल कौन सा है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। अगर डी की बात करें तो डी में जो पांचों थे उनमें से कौन सा है ना। तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, 3D में डायरेक्शन को डिसाइड करना, है ना। तो वो कौन बताएगा, एम बताएगा, एम के बारे में उससे बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास L की वैल्यू हो, इफ L आपको पता है, नोन है, तो M की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। M की वैल्यू होती है -L to +L इंक्लूडिंग 0। M की वैल्यू अगर निकालनी है और आपके पास L की वैल्यू गिवन है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, -L to +L, इसकी वैल्यू होती है इंक्लूडिंग 0। जैसे मान लो किसी केस में आपको L की वैल्यू पता है 2, क्या मालूम है L की वैल्यू 2, तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके लिए, -2, -1, 0 को इंक्लूड करेंगे, +1, +2। M की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, -2, -1, 0, +1, +2। -L से +L तक 0 को इंक्लूड करते हुए। अभी इस पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एग्जैक्टली बात पता चलेगी। जैसे L की वैल्यू अगर 0 हो गई, L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब M की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू अगर हो गई 1 तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0, प्लस। ठीक है, अब M की वैल्यू देख लेंगे आप। नोट कर लिया सबने, एक बार बैक स्लाइड पे आ जाएगा, उसको तो निकालना ही नहीं सिखाया। अगर आपको n पता है, इफ n इज नोन,
n की वैल्यू मालूम है तो l की वैल्यू निकाल सकते हो। l की वैल्यू होती है 0 to n माइनस 1। l की वैल्यू कितनी होगी? 0 to n माइनस 1। जैसे मान लो आपने बोला n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा l की वैल्यू? 0 to n माइनस 1 है, तो 0 टू क्या कह सकते हो? 1 माइनस 1 भी 0 ही होगा। इसका मतलब l की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो 0 टू n माइनस 1 यानी 0 और 1, तो निकाल लेंगे। n पता है तो l निकलेगा, l पता है तो m निकलेगा। अब तो ज्यादा क्लास बच्ची नहीं है, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े, मौजा ही मौजा। लास्ट वाली क्वांटम नंबर है जो स्क्रूडिंजर इक्वेशन से नहीं निकाली गई थी, लेकिन ये भी बताती है, इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए नाम लिख लेते हैं, कर लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको निकालना सबसे इजी है। स्पिन क्वांटम नंबर, ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? बैठ जाओ काव्या। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन, इसकी वैल्यू दे, दो वैल्यूज ही होती है पर्टिकुलर, प्लस हाफ या माइनस, प्लस हाफ या माइनस, है ना? तो आप बोलेंगे दोनों में प्लस हाफ माइनस हाफ लिखा हुआ है आपने, ये कुछ बुक्स कुछ कहती हैं, और ये मानने के ऊपर कौन सी डायरेक्शन। अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस हाफ मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लो? माइनस हाफ। अगर कोई साइंटिस्ट क्लॉकवाइज को माइनस हाफ मानता है तो एंटी क्लॉक को क्या बोलोगे? प्लस हाफ, है ना? तो इसकी दो ही वैल्यूज है पर्टिकुलरली, प्लस हाफ एंड माइनस। हाँ, इसमें माइनस है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक और चीज समझते हैं, फिर थोड़ा क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन करें। देखो, हमने बताया, सबसे पहले बताया आपको कि ये न्यूक्लियस था, अब इसके चारों तरफ क्या है? आपका शेल है ना? तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि शेल का, फिर उसके बाद शेल को आपने एन से डिनोट किया, फिर बोला गया कि भाई शेल के अंदर भी क्या है? आपके सब शेल है, और सब शेल आपको एस पी डी एफ बता दिया। ठीक, फिर सब शेल के बाद भी नया कॉन्सेप्ट आ गया, बोले शेल सब शेल तो ठीक है, बात आपने पहले बता दी, अब नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसमें ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है। ये 2D उडी की कोई बात नहीं है, 3D स्पेस में है, जिस 3D स्पेस को हम क्या कहना चाह रहे हैं? ऑर्बिटल कहना चाहते हैं। अगर सबशेल s है तो उसके ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल नाम दे दो, सबशेल p है तो उसके ऑर्बिटल को क्या नाम दे दो? p ऑर्बिटल, d है तो d ऑर्बिटल, f है तो f ऑर्बिटल नाम दे दो। बट पर्टिकुलरली अगर हम लोग s सबशेल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल को बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते हम क्वेश्चंस में, इसलिए ऑर्बिटल को हम एक ब्लॉक से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ब्लॉक से। तो s सबशेल होगा, s ऑर्बिटल होगा, तो उसमें एक ही ब्लॉक होगा, मतलब एक ही ऑर्बिटल। अगर हम p सबशेल की बात करेंगे तो इसमें p ऑर्बिटल की बात करेंगे, और p ऑर्बिटल में हम 3 ब्लॉक बनाते हैं। 3 ब्लॉक बनाने का क्या लॉजिक है? हम बोलते हैं px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी होता है, मतलब हो सकता है नहीं होता। ठीक,
जैसे हमने बोला डी सबशेल, तो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका ओरिएंटेशन कैसा कैसा हो सकता है, 5 तरीके का ओरिएंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। एक को बोल सकते हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डायरेक्शन ओरिएंटेशन मतलब किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। एक को आप डी जेड स्क्वायर बोल सकते हो, एक को आप बोल सकते हो डी एक्स वाई, एक को डी वाई जेड, एक को डी एक्स जेड, है ना। मतलब एस सबशेल में एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ब्लॉक की बात करोगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम बार बार ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं करेंगे, एस की बात करेंगे तो एक ये डिब्बा बना देंगे, एक बॉक्स। पी की बात करेंगे तो कितने बॉक्स बनाएंगे, कितने ऑर्बिटल बना देंगे, 3 बनाएंगे जिनके नाम होंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। डी होंगे तो डी में कितने बना देंगे, 5 बना देंगे, नाम ये होंगे। और अगर एफ की बात करोगे तो एफ में 7 बनाते हैं। एफ में कितने बनाते हैं हम लोग, 7। सेवन ही है ना। एस में कितने बनाएंगे हम, 7। ये इंफॉर्मेशन छोटी छोटी सी है, नोट करो, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक एग्जांपल लेके आपको सिखाएंगे। शेल है, सबशेल है, ऑर्बिटल है। एफ की बात करोगे तो 7 ऑर्बिटल, 7 ब्लॉक्स बनाएंगे। डी की बात करेंगे तो 5 बनाएंगे, पी की बात करेंगे तो 3, एस बनाएंगे तो हमेशा। इसी में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपने को। आगे की कहानी अब कहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको हो गया। जैसे मान लो, देखो हमारे पास एक एग्जांपल लेते, हमारे पास है सपोज 2p6 दे दिया ऑर्बिटल, सबशेल क्या दे दिया, 2p6। 2p6 को हम कंपेयर करते हैं NLX। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये बताएगा कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, किस शेल का इलेक्ट्रॉन है। NLX से कंपेयर कर रहे हो तो N इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है अपने को, तो यानी कि शेल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन है। पता चल गया हमको किस शेल का इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड का। L की जगह पे क्या आ रहा है, P आ रहा है ना। तो L तो हमें सबशेल के बारे में बताता है, L की जगह पे आपका P आ गया, है ना। अब P में भी अगर आप देखो तो ठीक है, L की जगह पे आपका P आ गया, P सबशेल की बात। अब मैंने आपको सिखाया, और ये जो X है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए। इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, हमें दिखाई दे रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि P अगर बना रहे हो, P सबशेल अगर बना रहे हो तो कितने ब्लॉक बनाओगे,
P अगर बना रहे हो तो कितने बना रहे हो? इस सब शेल का नाम है 2p और इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कैसे देखिए? 1 2 3, ये पहला है, दूसरा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 4th 5th 6th। अगर किसी एक ओरिएंटेशन को, इधर वाले इस ओरिएंटेशन को अगर क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो इसको क्या बोल दो? एंटी क्लॉक। मतलब हम बोल सकते हैं 1 2 3 को अगर हमने बोला क्लॉकवाइज तो आपका 4 5 6 को इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर क्लॉकवाइज मान रहे हो, इसका मतलब इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तीनों के लिए क्या होगी? तीनों के लिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। और इसको एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हो तो तीनों के लिए एस की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। क्लियर है बात? यहां पे अगर हम एल की वैल्यू लें तो एल की वैल्यू हमारी क्या आएगी? एल की वैल्यू हमने कितनी सिखाई थी? 0 1 2 3, इतने में ही अपना काम बन जाता है। अगर 0 है तो एस होता है, 1 है तो पी होता है, 2 है तो क्या हो जाता है? डी, और 3 है तो क्या हो जाता है? एफ, है ना? तो यानी पी की वैल्यू अपनी क्या होनी चाहिए थी? पी है तो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए थी। एल की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे सब शेल के ऊपर भी हम लिख सकते हैं एल की वैल्यू। अगर हम एल की वैल्यू यहाँ डिनोट करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे -1 0 +1, -1 0 +1। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट और फोर्थ के लिए m की वैल्यू कितनी है? अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछते हैं, आपको लिखा 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए L बताइए, N बताइए, L बताइए, M बताइए और S बताइए। क्या क्या बताना है आपको? N भी बताना है, L भी बताना है, M भी बताना है और S भी बताना है। चारों चीजें बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम लोग? अभी नोट कर लीजिएगा। 2p6 हमने लिया था, P है तो हमने 3 1 2 3 4 5 6। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन क्या? फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताना है आपको? N की वैल्यू, L की वैल्यू, M की वैल्यू भी बता दो और S की। ठीक, तो फोर्थ को पहले पहचानते हैं, 1 2 3 और ये है फोर्थ, है ना? तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया। अब 2p है, इसको कंपेयर हमने किससे किया? NLX से। तो n की वैल्यू तो फटाफट से क्या आ गई? 2। L की वैल्यू क्या आ गई? L है p, तो p के लिए L की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ये बात सबको समझ आ रही है? अब क्या निकालना है अपने को? m निकालना है। तो m तो हम लोग देखते हैं किससे? -1 0 +1 इससे होगा। तो यहाँ पे लिखोगे ऊपर -1, यहाँ पे लिखोगे 0, यहाँ पे लिखोगे +1। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है? -1। फिफ्थ होगा तो 0 हो जाएगा, 6 होगा तो +1 हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसके हिसाब से लिख देंगे। तो ये -1 आ गया। अब s की वैल्यू देखो, अगर इसको हम क्लॉकवाइज कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो -1/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो +1/2 और -1/2 भी लिख सकते हो, है ना? ऐसा आया देखने से कि क्लॉकवाइज मान रहे हो उसको, पहले वाले को इधर वाली डायरेक्शन को क्लॉकवाइज मान लिया, इसको। लास्ट स्लाइड नोट कर ली थी, पहले लास्ट नोट कर लो।
हो गई ये वाली स्लाइड? बाहर का टेम्परेचर आज कितना है? बाहर का कितना होगा आज? 45 है, अब तो होगा ही। 30-80 है, लग तो बहुत ज्यादा रहा है आज। हो गया ये स्लाइड? हो गई? दक्ष क्या कर रहे हो? तुम्हारे आसपास कुछ गिरता ही रहता है। अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटम नंबर की समझ आ रही होगी, कुछ दिमाग में कुछ डेवलप हो रहा है। पूरा पूरा आ गया, छप गया बिल्कुल। अब क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। कंफ्यूजिंग है, नया कुछ शुरू होता है तो थोड़ा सा रहता है। डिसएग्री तो मैं नहीं कर सकती। केमिस्ट्री में जब चीज समझ नहीं आती है तो जल्दी नहीं आती है, टाइम भी ले लेता है कई बार। आ गई तो जल्दी भी आ जाए तो फिर आ गई तो फिर आ गई। चलो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने बोला सोडियम एटम है, उसका हमने ले लिया 11th इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोल दिया आपको लास्ट। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, Z11 होता है ना। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने 10th में सीखा है? नहीं सीखा होगा, ठीक है सिखाएंगे इसको। अभी कॉन्फ़िगरेशन भी सीखना है इससे, अभी के लिए मैंने लिख दिया है पर सीखेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन फिल किए गए 11 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1 में, ठीक है। अब अगर देखो तो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, थर्ड फोर्थ यहाँ पे है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ मतलब लास्ट 10th तक यहाँ पे आ गया, फिर 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 11th इलेक्ट्रॉन के लिए या लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही बात है। लास्ट जो ये वाला एंटर कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए पूछ रहे हैं n की वैल्यू निकालो, l की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकालो और s की वैल्यू। कोशिश कीजिए उसी तरीके से NLX से कंपेयर करके 3s1 की कंपैरिजन कर दीजिए NLX से और बताइए। ऑनलाइन आप भी बता सकते हैं, ऑनलाइन आज शांत बैठे हुए हैं, क्या बात है? आप ही बताइए, आप माइक आपके पास भी अधिकार है आपका। एस में तो एक ही ब्लॉक बनाएंगे। X1 3s1 को कंपेयर करेंगे
किसके साथ, NLX से कर दे, तो n की जगह पे क्या आ गया 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। L की जगह पे क्या आ गया S, तो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है ना। अब L 0 है तो M क्या होगा 0, और S की वैल्यू एक ही है, क्लॉकवाइज भर दो, क्लॉकवाइज को प्लस हाफ मान कर लेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दें, 5th के लिए, 6th के लिए, 7th के लिए, तो निकाल लेंगे, है ना। 5th के लिए बता दो जल्दी से, 5th के लिए बताओ, 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। फिफ्थ शुरू से सीक्वेंस लो, 5th मतलब 5वां, 1 2 3 4 ऐसे भरे गए ना, पहले इसमें भरा गया 1 2, फिर 3 4, 5th इसका पहला इलेक्ट्रॉन होगा। P बना दो तुरंत, 2p बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 5th इलेक्ट्रॉन। यही कराया था, ठीक, तो बता तो दो क्या था। अगर हमने बोला 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 5th इलेक्ट्रॉन जा रहा था 2p6 में, है ना। तो n हो गया 2, l हो गया p इज इक्वल टू 1, m हो गया आपका क्या -1 + 1 0 होता है, तो पहला ही पहला है, तो क्या बन जाएगा आपका -1, ये है ना। और s की वैल्यू क्या ले सकते हो, प्लस हाफ ले लो, पहले पहले को क्लॉकवाइज मान के चलेंगे, ऐसे ही लेते हैं तरीका। अब कौन आ रहा है, थैंक क्या हो रहा है, हाँ फिर गायब। चलो, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने क्वांटम नंबर निकालना सीख लिया, तो साथ साथ में एक प्रिंसिपल भी सिखा देते हैं, तब बात करते हैं और आगे, है ना। नहीं तो आपका 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 देखो, अभी तक हम लोगों ने नील्स बोर का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को जब आपको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए। जैसे अभी तक जो आप लोगों को लेवल ऑफ 10th सिखाया जाता था, सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभी तक यही होता था कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ये बताया जाता था। तो बोरबरी प्रिंसिपल से इसमें हम लिखते थे 281, है ना। और एक रूल होता था 2n², उससे हमें पता होता था कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2, सेकेंड में मैक्सिमम कितने फिल करने हैं आपको 8, थर्ड में मैक्सिमम कितने फिल करने हैं 18, फोर्थ में मैक्सिमम कितने फिल करने हैं आपको 32, है ना। ये वैल्यू फिक्स होती थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको शेल के हिसाब से सिखाया जाता था, उसको हम लोग बोलते थे बोरबरी प्रिंसिपल। तो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बोरबरी रूल से सीखते, जो आपको 10th तक सिखाया गया होगा, ठीक। अब हम लोग बोरबरी प्रिंसिपल यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग शब्दशेल पढ़ चुके हैं। तो अब शब्दशेल के अकॉर्डिंग हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा, जो कि अभी मैंने जैसे सोडियम का लिख के दिखाया था
कि इलेक्ट्रॉन एस में, पी में, डी में, एफ में, इसमें फिल करने हैं आपको, है ना। तो ये नया कॉन्फ़िगरेशन हमको सीखना है, किसमें, एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे बोरबरी रूल से, बोरबरी प्रिंसिपल से सिखाया जाता था आपको, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आपको पहले सिखाई गई क्वांटम नंबर, आपको पहले आइडिया दिया गया सबशेल के बारे में, और फिर उसके बाद आपको 3 प्रिंसिपल यहाँ पे सीखने हैं। एक को बोलते हो आप पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दूसरा हम लोग सीखेंगे हंट्स रूल, और तीसरा हम लोग सीखेंगे अबॉव प्रिंसिपल। ये 3 रूल हैं जिसमें से साइड में ये काम आते हैं, ये साइड हीरो है और ये क्या है, मेन हीरो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अबॉव जो है वो क्या है, मेन है। इन्हीं के हिसाब से करेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। तो साइड हीरो को पहले पढ़ लेते हैं, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है और हंट्स रूल क्या है, ये बात करते हैं। अबॉव, अबॉव, चलो सबसे पहले वाले साइड हीरो को पढ़ते हैं। ये दोनों बहुत छोटे छोटे से रूल हैं, ये भी बहुत छोटा ही है, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो बहुत पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जो आपका किसी भी एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो स्पेसिफिक है, बड़ा एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब ये है इनका कि जैसे मान लो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो। एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम। अगर मैक्सिमम सेम हुए तो 3 सेम हो सकते हैं, एक तो डिफरेंट होना ही होना है, 2 सेम होंगे 2 डिफरेंट होंगे, है ना। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप किसी भी एटम के अंदर नहीं ढूंढ पाओगे जिनका 4 का 4 प्रिंसिपल, चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इसका मतलब चारों के लिए कोई ना कोई नंबर डिफरेंट जरूर होगा, n डिफरेंट होगा, l डिफरेंट होगा, s डिफरेंट होगा, m डिफरेंट होगा, कोई ना कोई डिफरेंट तो होना ही है। और इसी को इन्होंने बोला पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। एक्सक्लूसिव का मतलब हर इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूसिव है, अलग है, स्पेशल है, ठीक है। एक्सक्लूजन भी बोलते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक लाइन का है, क्या लिखना है, no 2 electrons in an atom can have 4 quantum numbers same। चारों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर सिमिलरिटी होगी तो मैक्सिमम किस में होगी, 3 में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 1s2। तो s में मैंने बताया आपको क्या बताना है, एक ही ब्लॉक बनाना है और 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 फिल कर दिया, ठीक। अब दोनों के लिए हम लोग क्वांटम नंबर निकालेंगे अलग अलग, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। कॉन्फ़िगरेशन छोटा सा ही लिया, ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा है, सेकंड।
पहले फर्स्ट के लिए निकालेंगे। अगर 1s2 की का कंपैरिजन करो NLX से तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही n इज इक्वल टू 1 में ही है, शेल नंबर 1 में है दोनों के दोनों। 1s2 का मतलब किसमें है, शेल नंबर 1 में ही। अगर L की बात करो तो ऐसा आ रहा है पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी, यानी कि 0, L की वैल्यू 0। L अगर 0 है तो M भी क्या आएगा, 0। तो 3 तो सेम दिखाई देगा। अब चौथा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक के लिए अगर प्लस हाफ लेते हो तो दूसरे के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस हाफ। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि सिमिलरिटी अगर हो भी गई तो 3 में ही होगी, एक तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब लोग। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p1। बोरॉन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p1, ये ऊपर वाला नंबर इलेक्ट्रॉन का है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, Z होता है 5। इसके फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करिए, N और L और M और S सब कुछ चेक करिए, कौन सी चीज सेम आ रही है, क्या डिफरेंट आ रही है। चारों क्वांटम नंबर निकालिए। निकालो निकालो, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में जा रहा है, और फिफ्थ किस में जा रहा है, 2p में। तो आपका NLX से कंपेयर करते वक्त क्या करेंगे, उसको 2s2 से करेंगे और इसको किससे करेंगे, फोर्थ के लिए फोर्थ इसमें जा रहा है और फिफ्थ तो इसमें जा रहा है ना, ये लास्ट वाला। तो फोर्थ के लिए हम लोग कंपेयर किससे करने वाले हैं, 2s2 का कंपैरिजन करते हैं NLX से, और फिफ्थ के लिए ऑर्बिटल बदल गया। अब निकाल लो सारी वैल्यू जल्दी जल्दी, अब तो निकालना सिखा दिया। निकाल लिया। पड़ोसी के दिमाग से न चले, अपने दिमाग से चले।
एन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 2 ही है। एल की वैल्यू क्या आ गई, एस आ गया तो 0 हो गई। यहाँ पे एल की वैल्यू पी आ गया तो क्या आ गई, ठीक है। एस आ गया तो एक ही ब्लॉक बनेगा, है ना। और 2s2 है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एम भी 0 होगा। अब एस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो एस की वैल्यू क्या मान लें हम, माइनस। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं, एल अगर 1 है तो एम की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, -1, 0, +1, है ना। पहला पहला इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा, 2p1 ही तो फिल किया आपने, तो m की वैल्यू क्या बन गई आपकी, -1, और s की वैल्यू क्या बन गई आपकी, +। अब इसमें दोनों दो वैल्यूज चेंज हो गई, तीनों चेंज हो गई। n की वैल्यू सेम थी, l भी डिफरेंट है, m भी डिफरेंट है, और s भी डिफरेंट हो गया, है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, खुश हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करिए लास्ट, अच्छे बच्चे हैं। केशव, इतना क्या आर्गुमेंट है, पेपर को रीचेक भी कर लेते हैं, जो किया है उसको रीचेक भी कर लेते हैं। कोई गलती तो मैम आके खड़ी है तो देखने ही आई थी मैं कि क्या कर रहे हैं, तो उसको रीचेक भी कर लेते हैं। रिलैक्स, गलत लिख के बैठे हुए आराम से। मैंने आपको कई बार सिखाया है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है ना, पर कॉन्फ़िगरेशन बताना है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्वांटम नंबर बतानी है जो आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा हो या इम्पॉसिबल हो। 4 ऑप्शन आपके पास है, देखिए ऑप्शंस लिखती हूँ मैं। अभी कोई खड़ा हुआ था लेकिन अभी भी होश नहीं है कि मैम ने किस बात पे खड़ा किया था। अब मुझे खड़ा होना है। हाँ मानसी, मानसी की सिस्टर, सॉरी। चलो कौन सा अरेंजमेंट कू नहीं बताएगी, कू को मालूम बस, और लोग बताएंगे कौन सा सेट इम्पॉसिबल है। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अपनी ऑप्शन डी, ठीक है। जो जो आंसर बताएगा वो अपना लॉजिक भी बताएगा। अभी आप थोड़ी देर चुप रहिए, बाकी लोग भी बता रहे। क्या नहीं, सिंगल करें। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इम्पॉसिबल है, जिसमें कुछ गलती है। केशव बताइए, ऑप्शन डी। क्यों, तो फिर क्यों बोल दिए चेक कर रहे हो।
अभी आपको सिखाया है कि अपने दिमाग से काम कीजिए। ऑनलाइन से कोई बताना चाहता है? ऑनलाइन में कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता दीजिए। क्या बताया इन्होंने? क्वेश्चन में ये क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हैं। ओ भाई ओ धीरे, क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हुए हैं। कौन सा सेट रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग दिया है क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग? चलो मैं बताती हूँ। अरे अरे सामने देखिए, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो एस की वैल्यू तो एम और ये दे रखे हैं, तो एस की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है, तो इसको चेक नहीं करना है ना, ये वैल्यू तो पॉसिबल है। एन और एम को ही चेक करना है। एन इज इक्वल टू अगर 3 है तो एल क्या होगा, 0 टू एन माइनस 1 होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना। 3 माइनस 1 मतलब ये। और m की वैल्यू क्या पॉसिबल है फिर, 0 के हिसाब से तो 0, 1 के हिसाब से -1 0 +1, 2 के हिसाब से -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। m की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो m की वैल्यू 3 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये वाली तो पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी, अगर 4 कर दोगे, यही वैल्यू 4 कर दोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3, तब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, आपकी अलाउड है। अब आपका सी ऑप्शन देख लो, n इज इक्वल टू 5 है तो L होगा 0 से 4 तक हो जाएगा, 0 1 2 3 4, तो इसमें भी ये पॉसिबल है, प्लस वाली +2 तो आ ही जाएगी। और डी ऑप्शन देख लो अगर ध्यान से, तो डी ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, n इज इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू होगी 0 1 2, तो m की वैल्यू क्या आएगी -2, -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो तो क्या आ रही है m की वैल्यू माइनस, तो ये वाली पॉसिबल। ठीक है, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करें। ठीक, चलिए आज की क्लास होती है आपकी।